हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं एक क्वेश्चंस की फॉर्म में कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसको समझते हुए पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेल थ्योरी गिवन बाय, तो याद होना चाहिए श्लेडन एंड श्वान ने, दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन एंड श्वान ने। सेल थ्योरी मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्चो। देखो, श्लीडन और श्वान ने बताया कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है तो वो किसके बने होंगे? सेल के बने होंगे, या जो भी सेल का बना हुआ है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि नई सेल कैसे बनती है तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसका जवाब दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है। तो यहाँ पर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्चो ने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, तो कौन होगा? साइटोप्लाज्म। एरेना का मतलब होता है यहाँ पर जोन, फील्ड की। मेन जोन कौन सा है? मेन जोन या मेन एरेना कौन सा है? सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए, मतलब मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर वो कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। द साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो ये याद करने वाली बात है। इसकी जो साइज होती है बैक्टीरिया की वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट सेल इज, सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो वो हो जाएगी नर्व सेल। अगला लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसमें आता है? मोनेरा में आता है। और इसके लिए एक बात याद रखनी है, ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, और इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि ये क्या है? मोनेरा का मेंबर है। और मोनेरा में क्या मिलती है? सेल वॉल मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा मेंबर है मोनेरा का जहां पर सेल वॉल एब्सेंट होगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, लिखा हुआ है प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसमें अनडेवलप या प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। आंसर में लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, वही प्रिमिटिव वाली बात आ रही है कि यहाँ पर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। और सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं वो सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली सेल जिसमें न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाएगा वो। और साथ में उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल है, इस सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है वो सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहां पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड लाइंस को मैंने क्या किया है? क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम आंसर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो अगला लिखा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर मेम्ब्रेन गिवन बाय, तो याद रखना है सिंगर और निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब हो गया है कि फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर है और उसमें बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। वो प्रोटीन पूरी तरह से बाहर भी हो सकती है और वो प्रोटीन पूरी तरह से अंदर भी हो सकती है और वो प्रोटीन पार्शियली अंदर बाहर भी हो सकती है। उसी आधार पर हमने प्रोटीन को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में डिवाइड किया है। बात समझ में आ गई? बस यहाँ पर क्वेश्चन की बात याद रखनी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर। देखो, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इनका परसेंटेज पूछा जा सकता है। वैसे तो ये जो रेशियो होता है वो
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, लेकिन हमने एक अप्रोक्सीमेटली जो इसका रेशियो निकाला है आरबीसी को, ह्यूमन आरबीसी को लेते हुए, तो बताया है कि फॉस्फोलिपिड का जो परसेंटेज होता है वो 40% होता है, प्रोटीन का होता है 58 to 59% और कार्बोहाइड्रेट सबसे कम 1 to 2% होता है। इसके अलावा लिपिड में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होगा अगर यूकैरियोटिक सेल है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो कोलेस्ट्रॉल की जगह पर क्या मिलेगा, होपेनॉइड्स। और ये दोनों क्या करते हैं, एक तरह से सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। और मेम्ब्रेन का काम क्या है, बाउंड्री बनाना। तो लिक्विड, कोई भी चीज लिक्विड जो होगी वो बाउंड्री नहीं बना पाती, उसको सॉलिडिटी की जरूरत होती है। तो फॉस्फोलिपिड का नेचर हो गया लिक्विड, कोलेस्ट्रॉल का नेचर हो गया सॉलिड। इन दोनों की प्रेजेंस में जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी बन जाएगी, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड बन जाएगी, जिसके वजह से वो एक बाउंड्री बना पाती है। और ये क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से ही मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द नेचर ऑफ हेड एंड टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज। देखो हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। जो हेड होता है वो पोलर नेचर का होता है और टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। हेड पोलर नेचर की वजह से कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक, और टेल हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या वाटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर से दूर भागेगा या वाटर को दूर भगाएगा। तो फॉस्फोलिपिड हेड और टेल का बना हुआ है, इसका मतलब ये पूरा फॉस्फोलिपिड पोलर भी होगा, नॉन पोलर भी होगा, हाइड्रोफिलिक भी होगा और हाइड्रोफोबिक भी होगा। इसीलिए हमने इसको बोला है हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक इक्वल टू एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक नेचर होता है फॉस्फोलिपिड का। लेकिन अगर हमसे जनरली पूछा जाए कि मोस्टली जो फॉस्फोलिपिड का नेचर होता है वो कैसा होता है, तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोफोबिक, क्योंकि हेड वाला जो पार्ट है वो छोटा है, नॉन पोलर वाला पार्ट क्या है, छोटा है, और नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट मतलब टेल वो बड़ा है। तो वैसे तो दोनों ही कलेक्टिवली नेचर इसका एम्फीपैथिक, लेकिन अगर हमसे मोस्टली जो नेचर पूछा जाए तो वो कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को हमें एक्सप्लेन करना है, तो यहां पर लिखा हुआ है इंजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल, या तो सॉलिड हो या लिक्विड मटेरियल कहां पर जा रहा हो, मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जा रहा हो, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस दो टाइप का होता है। अगर इंजेक्ट होने वाला जो मटेरियल है वो लिक्विड हो तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम, इस टाइप के एंडोसाइटोसिस को बोलेंगे हम पिनोसाइटोसिस। और अगर इंजेक्ट होने वाला जो मटेरियल है वो सॉलिड है तो इस तरह के एंडोसाइटोसिस को बोलेंगे हम फेगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि या तो सॉलिड या लिक्विड कहां जा रहा हो, सेल के अंदर जा रहा हो, तो इस प्रोसेस को बोला हमने एंडोसाइटोसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस, फर्स्ट इज पिनोसाइटोसिस और दूसरा हो जाएगा फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया कि लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, और फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखना है हमें। जब एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है तो साइज ऑफ द सेल क्या हो जाएगी, तो ये हमें याद रखना है। एंडोसाइटोसिस के केस में साइज ऑफ द सेल डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसके लिए एक अलग से प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे। सपोज करो कि ये सेल है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मटेरियल है, जब ये मटेरियल जाएगा तो इस मेम्ब्रेन को प्रेस करता हुआ जाएगा, तो इतना मेम्ब्रेन का पार्ट कहां पर ले जाएगा, सेल के अंदर ले जाएगा, जिससे सेल मेम्ब्रेन जो है इतनी कम हो गई। इसी वजह से हम बोलेंगे size of the cell become decrease in the case of endocytosis। इसके अपोजिट अगर एक्सोसाइटोसिस होगा तो वहां पर साइज ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एक्सप्लेन द एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का अपोजिट, वहां पर हम पढ़ रहे थे कि कोई भी मटेरियल अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस, अगर सेल के बाहर आ रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। और इन द केस ऑफ एक्सोसाइटोसिस साइज ऑफ द सेल बिकम इंक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन अटैच हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ
सॉरी, अगला लिखा हुआ है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होता है, किसकी वजह से हुआ? वही क्वासी फ्लूइड नेचर है, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से उसका सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड या क्वासी फ्लूइड नेचर आ रहा है। तो उसका क्या रोल है? तो उसका रोल हो जाता है तो सेल ग्रोथ करवाना, सेल डिवीजन करवाना, एक्सोसाइटोसिस करवाना, एंडोसाइटोसिस करवाना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन और सिक्रीशन, ये सब इसी के फंक्शन है। ये हमें एग्जाम होने तक याद रखने हैं। लंबा प्रोसेस है, हम यहाँ पर लंबे प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है which component of cell membrane involved in cell to cell recognition। ये हमें पता है मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या तो कहां पर मिलेगा? लिपिड के साथ मिलेगा या प्रोटीन के साथ मिलेगा। अगर वो लिपिड के साथ मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट किसके साथ मिल रहा है? प्रोटीन के साथ मिल रहा है तो इसको बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या हो जाएगा? सेल टू सेल रिकॉग्निशन, वही फर्टिलाइजेशन इसका मेन रोल है। ये सपोज करो कि स्पर्म है या मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, तो अगर ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के भी स्पर्म है या मेल गैमेट है तो ये पर्टिकुलर उसी एक के साथ फर्टिलाइज होंगे जो इसकी पर्टिकुलर स्पीसीज होगा, और बाकी के इसके साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम कौन कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? याद रखना है, बहुत लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर ये इस लंबा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ब्रीफली हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 11th में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग होती है, इलास्टिक होती है, यूनिवर्सल होती है, मतलब अगर सेल नाम आ रहा है तो सेल मेम्ब्रेन भी होना जरूरी है। और सिमिलर इन यूकैरियोटिक, सिमिलर इन, क्या लिख दिया मैंने? गलत लिख दिया। सिमिलर इन यूकैरियोटिक सेल, हाँ ये बोलना चाहता हूं मैं कि सिमिलर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही लगभग सिमिलर ही होगी कौन? सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब हर मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर नहीं जाने देगी, हर टाइप के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर नहीं जाने देगी। इसका नेचर कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल। जो जिस चीज की, जिस मॉलिक्यूल की सेल को रिक्वायरमेंट है वही मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा। मेड अप ऑफ, ये हमें पता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे सेल वॉल से तो वहां पर वो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, ये इलास्टिक होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, और ये यूनिवर्सल होती है, मतलब चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दुनिया में अगर नाम सेल आ रहा है तो सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। जबकि सेल वॉल के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल पर्टिकुलर ही ऑर्गेनिज्म में मिलती है। जैसे हम जानते हैं प्लांट सेल में मिलेगी, फंजाई में मिल जाएगी, मोनेरा के मेंबर्स में मिल जाएगी, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में मिल जाएगी, एनिमल में नहीं मिलेगी। तो सेल वॉल यूनिवर्सल नहीं होती है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ विदाउट टूल्स के भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और वो मैं धीरे धीरे करूंगा। अभी हम सब कुछ जो कर रहे हैं जीरो लेवल से तैयार कर रहे हैं। क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। और मैं जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूं पोस्ट पर, यूट्यूब के पोस्ट पर आपको उनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चंस को अपलोड करने से पहले मैं पोस्ट पर उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स को भी अपलोड कर रहा हूं। आपको पहले उन नोट्स को अच्छे से 1 या 2 बार पढ़ना है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे। फिर उसी के बाद ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए, तो आप उन नोट्स प्लस क्वेश्चंस को एक अलग से नोटबुक पर नोट करते चले जाएं। मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी बायोलॉजी में जो स्ट्रेंथ, नॉलेज, स्किल जो डेवलप होगी, इसकी मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं। मैं महेश गौतम, और अब आपसे विदा लेना चाहता हूं अपनी वाणी को विराम करते हुए। तो बने रहें इसी चैनल में, महेश जी की बायोलॉजी। थैंक यू।